प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस तहत हम लोग प्रतिदिन शाम को 5:30 पर भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स लाइव लेकर के आपके बीच में रूबरू होते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रभात ध्यान कोष के तहत हम इस डेली न्यूज एनालिसिस के तहत वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर के और महत्वपूर्ण कंटेंट पर आपके साथ में चर्चा करते हैं। और आपको ये क्लासेस निरंतर जो है पसंद आ रही हैं, आपका स्नेह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि कि हम जो है और भी अधिक बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सके। दोस्तों, आज की जो पहली मुख्य खबर है वो संबंधित है पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस पद्मनाभन से संबंधित है। और भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया दोस्तों, और सेना के हलकों में उनको पेडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पेडी के नाम से जाना जाता है। और जनरल एस पद्मनाभन को जो याद किया जाता है वो याद किया जाता है ऑपरेशन पराक्रम को लेकर के दोस्तों। और ये ऑपरेशन पराक्रम क्या था आपको पता होगा। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और इस आतंकवादी हमले में ऑपरेशन पराक्रम के तहत एस पद्मनाभन ने प्रमुख भूमिका निभाते हुए लीडिंग की और उस हमले को नाकाम किया था दोस्तों। तो उसके लिए हम जो है जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन को याद करते हैं, जिनका निधन हो चुका है, और उनको प्यार से पेडी के नाम से जाना जाता है और उनको ऑपरेशन पराक्रम को लीडिंग करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद हम जो है अगली खबर की तरफ अपना रुख करेंगे। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम क्या है? आईएएस अधिकारी एन मुरुगनंदम नाम है। क्या नाम है? आईएएस अधिकारी एम मुरुगनंदम। ठीक है दोस्तों, और ये जो है वो तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। और उसी कड़ी में अगर अपन लोग देखें तो भारत के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है टीवी सोमनाथ। ठीक है, तो टीवी सोमनाथ भारत के मुख्य सचिव हैं, जबकि तमिलनाडु के जो मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है एन मुरुगनंदम। अब हम लोग यहाँ पर अगली खबर की तरफ अपनी रुख करते हैं और वो अगली खबर क्या है? भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। और भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक थे उनका नाम क्या था? राकेश पाल। राकेश पाल का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चेन्नई जा रहे थे। इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया है। उसके बाद में अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं और अगली खबर जो है वो यहाँ पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका से संबंधित है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में कई प्रकार की रणनीतिक साझेदारियां भी हैं, और क्योंकि इन दोनों ही देश जो है कहीं न कहीं उत्तर कोरिया से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और दक्षिण कोरिया विशेष रूप से उत्तर कोरिया से असुरक्षित महसूस करता है, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने गर्मियों में अपना महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास शुरू किया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। तो इस प्रकार से दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में गर्मियों में शुरू होने वाले सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो उसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड, जो महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इसको याद रखना है। उसी प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो इंडोनेशिया और सऊदी अरब जो है वो पश्चिमी जावा में 60 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए राजी हो गए हैं। तो इंडोनेशिया और सऊदी अरब ये पश्चिमी जावा के अंदर, ठीक है, ये इंडोनेशिया के अंदर जावा एक पार्ट है, एक द्वीप है, उसमें पश्चिमी जावा में सागुलिंग जलाशय में 60 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए एक दूसरे के मध्य में सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो इंडोनेशिया और यहाँ पे सऊदी अरब पश्चिमी जावा के सागुलिंग जलाशय में 60 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं।
उसी क्रम में अगली खबर की तरफ अगर अपन लोग रुख करते हैं तो यहाँ पर अगली खबर किससे संबंधित है? AMD से संबंधित है दोस्तों। और ये जो AMD है वो एक प्रकार की अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है। और एडवांस माइक्रो डिवाइस जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, ये किससे संबंधित है? जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो कंपनी अर्धचालक के उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पर AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइस दुनिया की सबसे बड़ी हाइपर स्केल कंप्यूटिंग कंपनियों के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी प्रदाता ZT सिस्टम्स का अधिग्रहण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार से AMD ने 4.9 बिलियन में डेटा सेंटर AI इंफ्रा प्रदाता ZT सिस्टम का अधिग्रहण करने के लिए हामी भरी है। ये एक अगली महत्वपूर्ण खबर है। तो अब हम लोग आज अगली खबर की तरफ अपना रुख करेंगे और ये अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के संबंधित है। तो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 35 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान ने उज्बेकिस्तान के साथ में जो है हाल ही में 2.5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है दोस्तों। अब हम लोग अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और ये अगली खबर यहाँ पर है रूसी कार्गो अंतरिक्ष यान से संबंधित है। तो रूसी कार्गो अंतरिक्ष यान जिसका नाम क्या है? प्रोग्रेस MS-28। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रोग्रेस MS-28। और प्रोग्रेस MS-28 जो है सफलतापूर्वक ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया है। तो इस प्रकार से रूसी कार्गो अंतरिक्ष यान जिसका नाम क्या है? प्रोग्रेस MS-28 अंतरिक्ष यान का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सफलतापूर्वक जुड़ चुका है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और ये खबर है सूडान से संबंधित है। सूडान की जो सरकार है वो जेद्दा समझौते पर बातचीत करने के लिए काहिरा में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने जा रही है। तो सूडान जो कि अफ्रीकी देश है वो जेद्दा समझौते को लागू करने के लिए चर्चा करने के लिए काहिरा, ठीक है, काहिरा यानी मिस्र के काहिरा में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। और उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि मई 2023 के अंदर जो हस्ताक्षर किए थे जेद्दा समझौते को लेकर के उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो यहाँ जेद्दा समझौता सूडान में चल रहा एक संघर्ष है और उस संघर्ष के लिए सूडान जो है वो जेद्दा समझौता करना चाहता है जिसमें सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में लड़ाई देखी गई है। और उसको लेकर के और फिर काहिरा में वो प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आप लोगों के बार फार्मूला 1600 नेशनल चैंपियनशिप से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर फार्मूला 1600 नेशनल चैंपियनशिप में पहली बार अभय मोहन ने इस चैंपियनशिप को जीता है। तो यहाँ पर बेंगलुरु के 16 वर्षीय अभय मोहन ने लगातार 10 जीत के साथ प्रतिष्ठित फार्मूला 1600 नेशनल चैंपियनशिप जीतकर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। किसने जीता है? अभय मोहन ने। अब हम लोग बात करते हैं मैप ऑफ द डे में। जैसा कि आप लोगों को पता है मैप ऑफ द डे में हम लोग भारत के किसी एक स्थल या फिर कोई एक परियोजना पर चर्चा करते हैं और आज हम लोग तुंगभद्रा बांध पर बात करेंगे। और ये जो तुंगभद्रा बांध है वो कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा बांध की अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसपेट में तुंगभद्रा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। तो कहाँ पर बना है ये? कर्नाटक के बेल्लारी जिले के होसपेट में तुंगभद्रा नदी पर बना बहुउद्देशीय बांध है और इसका निर्माण 1953 में थिरुमलाई अयंगर ने करवाया था। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो इस बांध से कर्नाटक के बेल्लारी, कोप्पल और रायचूर जिले, जिनको कर्नाटक में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कड़ुप्पा और कुर्नूल के 6 लंबे समय से सूखाग्रस्त जो जिले हैं उनके लिए जीवन रेखा का काम
तुंगभद्रा बांध कर रहा है। तो तुंगभद्रा बांध की अगर अपन बात करें तो ये दो राज्यों के बीच में संयुक्त बांध है जो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया। और कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और यहाँ से है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को इससे जो है वो लाभ पहुँचता है। तो ये आप लोगों के यहाँ पे जो तुंगभद्रा बांध के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब यहाँ से अपन लोग चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के किन्हीं महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर। हम लोग रोज चर्चा करते हैं। आज जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक का भी हुई थी, तो इतिहासकार भी थी और समाज सुधारक भी हुई थी, वो कौन थे? ठीक है, कौन थे? हरविलास शारदा। और हरविलास शारदा जो है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इन्होंने जो है वो किससे संबंधित काम किया था? तो इन्होंने जो काम किया था वो किससे संबंधित, यानी कि अगर अपन लोग देखें तो जिस प्रकार से बाल विवाह को लेकर के काम किया था हरविलास शारदा ने। उसके बाद राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और इसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जोधपुर है। और राजस्थान राज्य में भूमि शैली का पुराना मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सी शैली? भूमि शैली। और उसका पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? तो ऊँट की नस्ल है। गोमट भी ऊँट की नस्ल है और मेवाड़ी भी ऊँट की नस्ल है। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील है? तो ताल छापर झील कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जय नारायण व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ यानी नदियों द्वारा बिछाई गई, नदियों के जल द्वारा बिछाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। और इसमें भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये कुछ जिले आते हैं। उसके बाद मीराबाई का मंदिर राजस्थान में मेड़ता नागौर में स्थित है। और राजस्थान के अन्न को कटोरा किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को कहते हैं। ये उत्तरी जिला है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उसको अन्न का कटोरा कहते हैं। और राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार बाड़मेर जिले से प्राप्त हुए हैं, जबकि गैस के भंडार जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज पर्सन ऑफ द डे की। और पर्सन ऑफ द डे कौन है? राजा राममोहन राय है। राजा राममोहन राय जिनका जन्म बंगाल में हुआ और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक होने के साथ साथ वो जो हैं वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता भी थे। और अगर अपन लोग यहाँ पर बात करें तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर के अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन जो है वो खपा दिया था। राजा राममोहन राय की 2022 में 250वीं जयंती मनाई गई। और अपन लोग अगर यहाँ पर देखें तो उनकी जो पहली प्रकाशित कृति थी, पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? तुहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये देववादियों के लिए एक उपहार के नाम से 1803 में प्रकाशित हुई थी। तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसका हिंदी अनुवाद क्या है? देववादियों के लिए एक उपहार। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1803 में। और उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। और इस प्रकार से इस अभियान को चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। तो ये आज के हमारे पर्सन ऑफ द डे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स की। और राजस्थान के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जो खबर है वो वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता से। वेस्ट जोन यानी पश्चिमी, है ना? तो पश्चिमी जोन के अंदर आपके राजस्थान के साथ साथ राजस्थान से लगने वाले राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये राज्य आते हैं। तो इन राज्यों की 148 विश्वविद्यालय की टीमें यहाँ पर वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता में भाग लेंगी। और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होने जा रही है? जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में जो है यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। भारत और किस देश के मध्य में 12 से 25 अगस्त के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का मतलब क्या हुआ? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मित्र शक्ति। और इसका अभी क्यों महत्व है? उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें राजपूताना राइफल्स की उदयपुर की बटालियन भाग ले रही है ना? तो राजपूताना राइफल्स की उदयपुर की बटालियन इसमें भाग लेने जा रही है। और इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो 12 से 25 अगस्त को मित्र शक्ति युद्धाभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच में होने जा रहा है।
अब अगली खबर है दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, है ना। तो दुर्गादास राठौड़ के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको प्रदान किया गया? तो गौरी बाई को प्रदान किया गया, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है जोधपुर में आयोजित वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं 386 जयंती समारोह में प्रदान किया जाएगा। और किसको प्रदान किया जाएगा? ये मांड गायिका गौरी देवी को यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों, है ना। तो मांड गायिका राजस्थान की, जिनका नाम क्या है? गौरी देवी। और गौरी देवी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। पोषित लाड़ो अभियान, ये किस जिले से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 12 जिले से संबंधित है। और 12 जिले में इस अभियान को जो शुरू किया गया उसका कारण क्या है? छात्रावास में अध्ययन करने वाले जो लड़कियां हैं जो एनीमिया से पीड़ित होती हैं, तो उनको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उनको किस प्रकार से ऐसी सुविधाएं दी जाएं। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इन बालिकाओं को प्रत्येक महीने जो है वो कुछ, एक तो एल्बेडांजोल टैबलेट आती है जो स्कूलों में भी बांटी जाती है, ये टैबलेट उनको दी जाएगी। उसके अलावा आंवला कैंडी तथा EF दी जाएगी। तो इस प्रकार से सशक्त 12 के तहत 12 जिले में 12 जिला प्रशासन के द्वारा छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए पोषित लाड़ो अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार, ठीक है। तो सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार जो दिया गया है 2023-24, उसमें सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को तथा सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सीनियर वर्ग में किसको मिला? ज्योति चौधरी। और सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार किसको मिला? सीता भार्गव को मिला। तो इस प्रकार से सुंदर कांति जोशी अवार्ड से ये तीनों ही विनर हैं, जिसमें सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी हैं, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार दिया गया किसको? सीता भार्गव को दिया गया। भारत के करंट अफेयर्स की चर्चा करें तो मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इसमें क्या किया गया है? 21 से 50 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 21 साल से 50 साल की महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे झारखंड में। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, ठीक है। और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसके तहत राज्य सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार से बाल पौष्टिक आहार प्रदान करने जा रही है। और इसके अलावा सरकार राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 17,510 शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट देने जा रही है, ताकि वो शैक्षिक और प्रशिक्षित काम कर सकें तथा तकनीक का उपयोग कर सकें। तो टैबलेट देना तथा उसके बाद में पौष्टिक आहार देने की हिमाचल प्रदेश की योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ठीक है। अगली खबर है, अभी वर्तमान में मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 दिनों की भारत की यात्रा पर है। कौन से देश के प्रधानमंत्री? मलेशिया के प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर अगली जो खबर है वो नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने जा रहा है। कौन सा देश? नेपाल। कितने मेगावाट बिजली का निर्यात करने जा रहा है? 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने जा रहा है। उसके बाद भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? CII की फुल फॉर्म क्या होगी? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। यहां बात करते हैं विश्व करंट अफेयर्स की। अब विश्व करंट अफेयर्स की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में, ठीक है। तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? चीन में। उसके बाद में 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए, है ना, 8वें फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए किसको रेफरी नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या गया है? उनका नाम क्या है? री ओहलांग धर। क्या नाम है उनका? री ओहलांग धर। और री ओहलांग धर कहाँ की हैं? मेघालय की हैं। उनको फीफा का जो आगामी 17वीं महिला विश्व कप प्रतियोगिता होने जा रही है उसके अंदर इनको रेफरी नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? री ओहलांग धर। कहाँ की है ये? भारत के मेघालय की रहने वाली है।
ठीक है। अमेरिका और यहाँ पे दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा, एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उससे ब्राज़ील ने अपना स्टाफ हटाने की घोषणा कर दी है दोस्तों। ये एक प्रमुख खबर है। अब हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं भारत की जनसंख्या पर, ठीक है। और जनसंख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो जनसंख्या से संबंधित मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भारत की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या से कम 2 से 3 प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जाते। और आज हमने सीधा उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। जनगणना के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र में ये बताया जाता है कि चाणक्य ने मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे पहले जनगणना कराने के दृष्टिकोण से, ऐसा इतिहास में हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद मध्यकाल में जनगणना का काम आईने अकबरी में हम लोगों को ये पता चलता है कि अबुल फजल के समय में, मुगल काल में जनगणना पर जो है वो काम हुआ था। और उसके बाद अगर अपन आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ आधुनिक काल में 2 डेट्स आप लोगों के लिए, 2 ईयर महत्वपूर्ण है, 1872 और एक महत्वपूर्ण है 1881। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है, प्रश्न आया था 1872 में, ठीक है। आधुनिक जनगणना शुरू कब हुई, 1872 में। और उस समय कौन थे, लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल के समय में भारत में 1872 में जो है वो जनगणना शुरू हुई। लेकिन नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1881 में हुई थी। और उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन का शासन था। किसका शासन था, रिपन। तो रिपन के समय से नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार प्रारंभ की गई दोस्तों। और जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर जो जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार, तो वो किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। अर्थात केंद्र सरकार जो है वो जनगणना करवाती है, ये संघ सूची का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी अनुसूची में शामिल है, 7वीं अनुसूची में शामिल है। और ये संघ सूची का विषय है। 3 सूची के विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। और 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया। तो भारत में जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया, 1948 में। और जनसंख्या की जो जनगणना की जाती है वो गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा की जाती है। तो भारत का जो गृह मंत्रालय है उसके जनगणना विभाग के द्वारा। तो इस प्रकार से भारत की जो जनगणना की जाती है वो संघ सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। 1948 में जनगणना जनसंख्या अधिनियम पारित किया गया और जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। तथा इसमें अगर अपन लोग साक्षरता की बात करें तो 7 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा जो है ना, सामान्य अगर अपन लोग यूँ कह सके कि पढ़ सकता है, तो उसको हम लोग साक्षर की श्रेणी में गिनते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो 2 डेट्स महत्वपूर्ण है, 1872 और 1881। 1872 में सबसे पहले जनगणना मेयो के समय शुरू हुई, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। क्रमानुसार अगर अपन लोग देखें तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, ठीक है। मतलब 1872 से देखें तो 15वीं है, लेकिन अगर क्रम से देखें, व्यवस्थित दशकीय देखें तो ये 14वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद में अगर अपन लोग देखें, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना करवाएगी, तो उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 2021 में भारत में जनगणना नहीं करवाई गई, जो अभी तक नहीं हुई है। और उसका कारण क्या था, उसका कारण था कोविड। तो कोविड के कारण भारत में 2021 में जनगणना नहीं करवाएगी। तो हम अभी 2011 के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जनगणना की शुभंकर कौन है, तो प्रगणक शिक्षिका, ये उसकी शुभंकर है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति कितनी लागत हुई थी, 18.19 रुपये। तो ये याद रखना भी सरल है, 18-19 ऐसे याद रख लो आप लोग। तो एक व्यक्ति के लिए 18.19 रुपये की लागत सरकार को पड़ी थी। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। शुभंकर कौन है, प्रगणक शिक्षिका। और आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जातीय जनगणना जो है पहली बार 1931 में की गई थी और दूसरी बार 2011 में की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अगर आप लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। दूसरा राज्य कौन सा है, एमपी है। और तीसरा राज्य कौन सा, यूपी है। ये तीनों क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2000 से पहले एमपी भारत का पहला राज्य था,
लेकिन छत्तीसगढ़ के बनने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा, और यहाँ पे अपन देखें तो लद्दाख सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य भारत के कौन कौन से, तो ऑब्वियसली पहला राज्य तो कौन सा है, यूपी है। उसके बाद कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। उसके बाद कौन सा है, बिहार है। और उसके बाद कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो ये याद रखना भी ज़्यादा सरल है। उत्तर प्रदेश उसी के जस्ट पास में, आप जो देखोगे बिहार और पश्चिम बंगाल जो राज्य लगे हुए हैं वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। और साउथ की तरफ अपन लोग जाए तो महाराष्ट्र है। तो उत्तर का एक राज्य हो गया यूपी, उसके बाद साउथ का एक राज्य हो गया महाराष्ट्र, फिर तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यूपी है ना, तो यहाँ पे कोई ट्रिक्स भी आप लोग जो है वो चाहो तो इसकी बना सकते हो। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राज्य कौन सा था, गोवा। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम है। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा का स्थान आता है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये पास पास में पूर्व के राज्य हैं, तो वो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 वर्षों में भारत की वृद्धि दर कितनी रही, है ना। तो 2001 और 2011 ये 10 वर्ष हुए। इसमें भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट रही, यानी भारत की जनसंख्या 17.64% की दर से बढ़ी है। ये आपको याद रखना है, कितना प्रतिशत की दर से बढ़ी है, 17.64%। अब इसमें राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो है वो देखी गई है, तो वो राज्य कौन से हैं। एक तो है दोस्तों मेघालय, पूर्व के राज्य हैं ये। एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके बिहार और उसके बाद में आता है मिजोरम। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पूर्वोत्तर के जो राज्य वहाँ की दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है। और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पर शरणार्थी जो हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई है। तो ये कुछ कारण है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम। तो मेघालय में दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ठीक है, 27.9% है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुक करेंगे। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर मतलब सबसे कम 10 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि दर हुई, वो राज्य कौन से हैं, तो वो भी पूर्व का राज्य नागालैंड आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में कौन सा था, मेघालय था। और न्यूनतम में कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद में साक्षर राज्य केरल आ जाएगा, जहाँ पर न्यूनतम वृद्धि थी, क्योंकि साक्षरता ज़्यादा है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ जनसंख्या में कमी दृष्टिगत होती है। उसके बाद गोवा आता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान में रख सकते हो, नागालैंड, केरल और गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ का है, बिहार, पूर्व का राज्य। आप लोगों को पता है बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति, केरल 860 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति। तो इस प्रकार पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, 1106। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ग किलोमीटर 1028 लोग निवास करते हैं। उसके बाद केरल और फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है। और अगर अपन लोग देखें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में पूरे भारत को देखें तो 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यूनतम जनघनत्व। तो सर्वाधिक जनघनत्व तो आपने देख ही लिया, कौन कौन से राज्य हैं यहाँ, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बिहार, यहाँ आ जाएगा पश्चिम बंगाल और फिर यहाँ आ जाएगा केरल और फिर आ जाएगा यूपी। न्यूनतम जनघनत्व की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मणिपुर 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये पूर्व के राज्य हैं।
ठीक है। तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे आप लोग तो 11 और 6 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख था, ठीक है। कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये आप लोग सरलता से इसको याद रख सकते हो। अब हम लोग यहां बात करेंगे साक्षरता प्रतिशत, ठीक है। तो भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? सबसे पहली बात हम लोग करेंगे भारत की 73% भारत की साक्षरता है। इसमें केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षर राज्य है, जहां 94% लोग साक्षर हैं। मिजोरम उसके बाद आता है जहां 91% साक्षर है। गोवा में 88% साक्षर है। त्रिपुरा में 87% साक्षर है। अब न्यूनतम साक्षरता में बात करें तो केरल के साथ में या न्यूनतम साक्षरता में कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार, जहां का जनघनत्व तो सर्वाधिक है, वो साक्षर भी न्यूनतम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मिजोरम है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। और हमारा राजस्थान भी न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में तीसरे पायदान पर खड़ा है। और यहाँ की साक्षरता कितनी है? लगभग 66% यहाँ की साक्षरता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। तो ये न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिंगानुपात की, ठीक है। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943। तो लिंगानुपात कितने पे निकाला जाता है? तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसके आधार पे लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। उसके बाद तमिलनाडु का है 996। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है 993। मणिपुर का है 992। सर्वाधिक अगर अपन लोग देखें तो लिंगानुपात कहाँ का है? केरल। सर्वाधिक साक्षरता है तो वहाँ महिलाओं को भी वेटेज दिया जाता है ना, लोगों में समझ है, शिक्षा है। तो लिंगानुपात कितना है? 1084। इसको ऐसे याद रख सकते हो। और 1000 के आसपास लिंगानुपात किसका है? तमिलनाडु का 996, है ना। तो ये एक साउथ का, ये दोनों ही साउथ के राज्य है, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा, जहाँ अक्सर ये खबरें सुनी जाती हैं कि वहाँ पर लड़कियों को कोख में ही, है ना, उनकी हत्या कर दी जाती है, इस प्रकार की खबरें आती हैं। तो हरियाणा 879, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 879। दूसरा राज्य हो जाएगा सिक्किम 890। तीसरा हरियाणा से लगने वाला पंजाब 895 और चौथा उत्तर प्रदेश 912 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, तो न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम हरियाणा में है, ठीक है। दूसरा तमिलनाडु में है तो दूसरा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तीसरा आंध्र प्रदेश में है तो तीसरा कहाँ पर है? पंजाब में है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जो 15वीं जनगणना है 2011, उसके तहत देश में कुल जनसंख्या का 8.6% एसटी है। कितने हैं? 8.6% एसटी है। इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक एसटी लोग किस राज्य में निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में। और उस राज्य की समस्त जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1%, कितने? 21% वहाँ पर एसटी कम्युनिटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर अपन लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो ये केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो ये तो मध्य प्रदेश में तो संख्या हो गई, संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। भारत में कुल कितने एसटी लोग हैं? 8.6% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। उसमें से मध्य प्रदेश में 21.1% अनुसूचित जनजाति है, अर्थात सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। लेकिन प्रतिशत वाले राज्यों में कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। इस राज्य की 94.4% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, मिजोरम। वही फिर पूर्वोत्तर का राज्य आ जाएगा नागालैंड, जहाँ की 86% जनसंख्या एसटी है, मेघालय जहाँ की 86% जनसंख्या एसटी है, और अरुणाचल प्रदेश जहाँ की 68% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की। जिस प्रकार 8
8.6% है ना, हमने यहाँ पर देखा 8.6% ST है, उसी प्रकार से उसकी जस्ट दुगुनी यानी 16.6% जो है वो SC लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जाति कितने परसेंट है? 16.6, जबकि ST 8.6% है। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो 2011 में अगर अपन लोग देखें तो कुल जनसंख्या का 16.6% SC है, और यहाँ पे अगर इनकी SC की अनुसूचित जाति की बात करें तो उनकी दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.8% रही है। और सर्वाधिक ST लोग कहाँ निवास करते हैं? SC सर्वाधिक SC यूपी में, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक ST MP में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूनतम SC मिजोरम में है ना, न्यूनतम SC कहाँ निवास करते हैं? मिजोरम में न्यूनतम SC निवास करते हैं। और अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो अगली जो खबर है वो फिर 2021 की जनगणना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं, है ना, जो 16वीं जनगणना पर नहीं हुई कोविड के कारण। ठीक है, अगला इसका आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, और पहली बार भारत में डिजिटल जनगणना होगी, ये कुछ तथ्य थे। तो इस प्रकार से भारत की जनसंख्या को लेकर के महत्वपूर्ण आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। CET और उसी के साथ में और जितनी भी है ना प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।